हाय क्लास। आइए साहब शुरू करें एक नया चैप्टर विच इज रेसिडेंशियल स्टेटस। अब साहब ये रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? हमारे को इनकम टैक्स पे करने के लिए एक असेसी होना पड़ता है। असेसी कौन होता है? जो पर्सन होता है, सेक्शन 2 में मैंने आपको बताया था, ही कैन बी एन इंडिविजुअल, ही कैन बी अ HUF, ही कैन बी अ कंपनी, फर्म, AOP, BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। बट इन सब के कहीं पे भी होंगे तो क्या इनको टैक्स लग जाएगा? अब सपोजिंगली कोई कंपनी है, बाहर की कंपनी है, से सपोजिंगली गूगल इनकॉर्प, ठीक है, नॉट गूगल इंडिया, गूगल इनकॉर्प जो US की कंपनी है, क्या उसको भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा इंडिया के अंदर में? ही दैट इज अ नॉन रेसिडेंट कंपनी, दैट इज नॉट इन इंडिया। सो रेजिडेंशियल स्टेटस बताता है कि किस क्राइटेरिया में आप फॉल करोगे तो आप असेसी बन जाओगे, आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, आपको टैक्स देना पड़ेगा इनकम के ऊपर में। तो साहब शुरू करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। अब मैंने पर्सन्स को दो हिस्सों में बांट दिया है। कैसे साहब? आइए देखते हैं। तो ये मेरा एक चार्ट है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है साहब, आइए साहब समझते हैं इस चार्ट को। तो रेसिडेंशियल स्टेटस जो है, हमने दो हिस्सों में बांटा एसएससीज को, पर्सन्स को, सेक्शन 2 के अंदर में। यहां पे मैंने दो हिस्सों में कर दिया। वन इज इंडिविजुअल एंड HUF एंड द अदर इज ऑल अदर टाइप्स अदर देन द अबव। तो साहब इसके अंदर में हमारे क्या आ गया? AOP आ गया साहब, AOP। अब तो सही इतना प्यार क्यों है AOP भाई? बोलने के लिए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। आपका आ गया कंपनी आ गई, फिर आपका आ गया फर्म आ गया। सो लाइकवाइज इस तरीके से मैंने ये बांट दिए। क्यों बांटे? क्योंकि इनका क्राइटेरिया अलग है, इसके अंदर में मोर डिटेल्ड क्राइटेरिया है, और इसके अंदर में तो भाई साहब रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट का ही क्राइटेरिया है। एन इंडिविजुअल कैन बी अ रेसिडेंट, ही कैन बी डीम्ड अ रेसिडेंट, दिस इज ओनली इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स, नॉट इन केस ऑफ HUF, and he can be a non-resident. All other types of persons can be either resident or non-resident. अब डीम्ड रेसिडेंट और जो रेसिडेंट है उसको भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया इनकम टैक्स एक्ट में। सर कितना कराओगे? नहीं नहीं, अंडरस्टैंड, क्योंकि इसका जब हम स्कोप ऑफ इनकम करेंगे तब इसका काम आएगा। तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के अंदर में दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है इसको। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। अब आओ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स। आइए साहब, इस सेशन में मैं केवल इंडिविजुअल्स के लिए ही बात करूंगा। HUF आई विल क्रिएट अनदर वीडियो फॉर इट। ठीक है साहब। अब ये बंदा बड़ा परेशान हो रखा है कि मैं रेसिडेंट हूं या नॉन रेसिडेंट हूं, क्या हूं मैं? तो अगर रेसिडेंट हूं तो क्या रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूं, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूं, या नॉन रेसिडेंट हूं? मैं कौन हूं मैं? तो साहब समझते हैं आप कौन हैं। Taxpayers, individuals and HUF are classified into three broad categories on the basis of residential status. क्या क्या स्टेटस है साहब? पहला स्टेटस रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड नॉन रेसिडेंट। तो साहब तीन कैटेगरी हमने यहां पे अभी सिर्फ नाम सुने हैं कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 बोलता है कि हम इनको तीन कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है साहब, अभी तक कंफ्यूजन है मगर दूर होगी, रुको। अब सब साहब आप ये रेसिडेंट कब बन जाते हो? अभी तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तो बात की बात है, आप रेसिडेंट कब बनते हो? रेसिडेंट आप तब बनते हो जब ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर टू बी मेट। क्या क्या है साहब? इंडिविजुअल हैज बीन in India for 182 days or more in the previous year। ये मैं प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूं यहां पे।
कितने दिन? 182 डेज, यानी कि आपके 30 दिन हो गए आपके अप्रैल, 31 मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगर आप ऐसे करते रहोगे तो समवेयर अराउंड अक्टूबर के 7-8 तारीख तक, आपके 10 तारीख तक आपका 182 डेज होता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ओवर हियर। अगर आप ये मीट नहीं करते साहब, अगर आप ये नहीं मीट करते तो आपको ये मीट करना जरूरी हो जाएगा। क्या? आप कम से कम 60 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर तो रहो ही रहो। प्लस ये याद रखना, ये और नहीं है, ये एंड है। ठीक है? एंड 365 डेज और मोर इन द 4 years इमीजिएटली प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर। अब मतलब क्या हुआ साहब, मेरा प्रीवियस ईयर है 2023 और 24, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, या 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, या कोई भी एक आप ले लो। ठीक है? उसके 4 साल पीछे, यानी 22 23, 21 22, 20 21 और 19 20, तो 2019-20 तक के अंदर में आपको क्या होना पड़ेगा? आपको 365 डेज टोटल मिला के रहना पड़ेगा। ठीक है साहब? समझ में आ गई बात यहां तक? अब रेसिडेंशियल स्टेटस जो हमारी होती है साहब, वो क्या होती है? हर एक साल डिटरमाइन होती है, हर एक साल। मतलब 23-24 में भी डिटरमाइन होगी, 24-25 में भी डिटरमाइन होगी, 25-26 में भी डिटरमाइन होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब भी ये डिटरमाइन होगी, हमारे ये दो क्राइटेरियाज फुलफिल होंगे। जब आप रिटर्न भरेंगे साहब, जब आप अपनी रिटर्न भरेंगे या अपने क्लाइंट्स की रिटर्न भरेंगे, तो उसमें एक स्पेशल कॉलम आता है, व्हाट इज योर रेसिडेंशियल स्टेटस। वहां पे आपको ये देना पड़ता है। ठीक है साहब? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे मैंने एक चीज वर्ड यूज किया, स्टे इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट था। स्टे इन इंडिया का मतलब क्या होता है? स्टे इन इंडिया का मतलब होता है सॉरी, स्टे इन इंडिया इंक्लूड्स स्टे इन टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। अगर आप 12 नॉटिकल माइल्स, हम लोग समुद्र का जो डिस्टेंस होता है वो किलोमीटर में, मीटर में नहीं, सेंटीमीटर में मापते नहीं है। हम किस में मापते हैं? नॉटिकल माइल्स के अंदर में। अगर आप शोर से, इंडियन कोस्ट लाइन से, यानी कि अगर ये इंडिया की कोस्ट लाइन है, या ये इंडिया की कोस्ट लाइन है यहां पे, या यहां पे ये आ गई इंडिया की कोस्ट लाइन, तो आप जितना भी है ये वाला एरिया, ये कोस्ट लाइन आ गई, यहां से 12 नॉटिकल माइल्स, यहां से 12 नॉटिकल माइल्स, यहां से 12 नॉटिकल माइल्स आपको, अगर आप रहते हैं किसी शिप के अंदर में भी रहते हैं, तो भी आपको माना जाएगा कि आप इंडिया के अंदर में रह रहे हैं। इवन स्टे इन अ शिप और बोट इन टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया वुड बी सफिशिएंट टू मेक रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब कि साहब आप बोलो कि मैं तो यहां जमीन पे रहता ही नहीं जी, मैं तो पानी में रहता हूं, तो बट आप 12 नॉटिकल माइल्स में तो रह रहे हो ना। अगर आप 12 नॉटिकल माइल्स में रहते हो, तो भाई साहब ये मान के चलो कि आप इंडिया में ही रह रहे हो। ठीक है साहब? आगे देखिए, इट इज नॉट इसेंशियल टू हैव अ सिंगल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। मतलब अगर आप यहाँ पे एक बार कलकत्ते में रहते हो, एक बार दिल्ली में रहते हो, एक बार मुंबई में रहते हो, एक बार गोवा में रहते हो, एक बार एनीवेयर जम्मू एंड कश्मीर में रहते हो, अगर आप कुल मिला के 182 डेज या 60 डेज का जो क्राइटेरिया है, दोनों में से एक फुलफिल करते हो, तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही जगह रह करके आपको फुलफिल करनी है। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपकी जो स्टे है वो कंटिन्यूअस हो। आप हो सकता है जनवरी के अंदर में रह रहे, सॉरी अप्रैल में रह रहे हो, आप हो सकता है मई में आप बाहर चले गए, जून में वापस आ गए, अगस्त में फिर बाहर चले गए, जुलाई में फिर थे इंडिया के अंदर में। तो वो 182 डेज और 60 डेज का जो क्राइटेरिया है, वो बोलता है कि एक साल के अंदर में कभी भी आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल होते ही आप रेजिडेंट हो जाओगे। For the purpose of counting the number of days stayed in India, both date of departure as well as date of arrival is considered। यानी कि आप 1 मई 2025 को आप बाहर गए और 15 जून 2025 को आप वापस आ गए।
ठीक है। तो आपका 1 तारीख, भले ही आप सवेरे की फ्लाइट पकड़ो, भले ही आप रात को 11:30 बजे की फ्लाइट पकड़ो, भले ही आप रात को 12 बजने में 1 मिनट की फ्लाइट आपकी जा रही है, आपका दिन वो काउंट हो जाएगा। ये आप इंडिया में थे, और जैसे ही आपकी फ्लाइट लैंड लैंड होती है 12 बज के 1 मिनट से लेकर के ऑनवर्ड्स, तो वो आपका 15 जून से आपको भी काउंट हो जाएगा। ठीक है साहब, ये ध्यान रखिएगा कि आपका डेट ऑफ डिपार्चर जब भी अगर क्वेश्चन में आए कि 1 तारीख को बंदा निकला था, तो वो 1 तारीख को इंक्लूड करेंगे। अब एक्सेप्शंस क्या है? अरे सर अभी जनरल रूल तो समझ में नहीं आया। नहीं, जनरल रूल आपको समझो आप बात को। 182 डेज का क्राइटेरिया, नंबर 1। नंबर 2, 60 डेज प्लस 365 डेज इन दी प्रीसीडिंग फोर असेसमेंट फॉर प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, ये मेरा जनरल रूल है। अगर आप ये दोनों मीट कर जाते हो, आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी बन गए। अब एक्सेप्शन टू जनरल रूल क्या है? इन दोनों रूल्स का जो एक्सेप्शन है, उसको भी इनकम टैक्स एक्ट ने बोला है। क्या बोला है? Individuals will be treated as resident in India only if the period of the stay is during the relevant previous year is 182 days or more। वो तीन जो 60 और 365 दिन वाला क्राइटेरिया भूल जाओ इस केस में। अगर कब कब किस केस में? अगर आप इंडियन सिटीजन हो who lives India during the relevant previous year as a member of the crew of Indian ship। मतलब कि साहब INS विक्रांत है, दैट इज अ मिलिट्री शिप, यहाँ आप कोई भी मर्चेंट नेवी के अंदर में काम कर रहे हैं, और आप यहां से बाहर गए क्रूज पे, तो अगर आप क्रू मेंबर बन के गए हैं, क्या बन के गए हैं? नॉट एज अ पैसेंजर बट अ क्रू मेंबर ऑफ दैट इंडियन शिप, अगर आप बन के गए फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो आपका सिर्फ यही एक क्राइटेरिया होगा, 182 दिन और ज्यादा। आपको वो 60 दिन का क्राइटेरिया आप पे लागू नहीं होगा। अगर आप 182 दिन हो इंडिया में, रेसिडेंट हो, नहीं हो, नॉन रेसिडेंट हो। तो अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है साहब? इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन का मतलब मेरे पुश्त बाप, माँ, मतलब पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी, किसी भी तरीके से अनडिवाइडेड इंडिया 1947 से पहले का जो इंडिया था, उसके अंदर में पैदा हुए हों, उसके अंदर में रहते हों, तो मैं हो जाऊंगा इंडियन ओरिजिन। जैसे कि हमारी कमला हैरिस इज एन इंडियन ओरिजिन बट अ यूएस सिटीजन। ठीक है। हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स टू विजिट इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब कि मैं बाहर था कई सालों से, मैंने बोला मैं अपनी देश की मिट्टी देखना चाहता हूं, मेरी भारतीयता जागी अंदर से, और मैं यहाँ पे देश की मिट्टी, भगवान राम जी का जो नया मंदिर बना है उसके दर्शन करने आया हूं, और मैं यहाँ पे 182 दिन से ज्यादा रुक गया, तो मैं इंडियन रेसिडेंट कहलाऊंगा, रेसिडेंट कहलाऊंगा। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? इंडिविजुअल्स, यहां ध्यान रखना, इंडिविजुअल्स हु हैव टोटल इनकम ऑफ 15 lakhs और मोर। मतलब 15 लाख से अगर मेरी ज्यादा इनकम होती है, कहां से? इंडिया से। यानी कि एक्सेप्ट दोज फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, मॉरिशस से आया, कहीं से भी आया, पैसा वो काउंट नहीं होगा। अगर इंडिया में मैंने 15 लाख रुपए से ज्यादा कमा लिया, तो मैं यहां पे इस कैटेगरी में फॉल कर जाऊंगा। तो हाउएवर दिस एक्सेप्शन हैज एन एक्सेप्शन। अब इस एक्सेप्शन में जो फॉरेन सोर्सेज है, उसके अंदर में एक एक्सेप्शन ये है कि जो बिजनेस है वो गूगल इनकॉर्प होना चाहिए, गूगल इंडिया नहीं होना चाहिए। यानी कि इंडिया के अंदर में कंट्रोल्ड बिजनेस नहीं होना चाहिए, यहां प्रोफेशन दैट इज सेटअप इन इंडिया नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा साहब? ये इसका 182 दिन का जो क्राइटेरिया है वो तो लगेगा ही लगेगा, तो वो तो लगेगा ही लगेगा। और 4 years immediately preceding the previous year, याद है 365 days और मोर हैज बीन इन इंडिया। और जो 60 दिन का था वो अब क्या हो जाएगा? 120 दिन। मतलब ये तो लगना ही लगना है आपको, प्लस ये वाला भी लगेगा। क्या? इन दोनों क्राइटेरिया के अंदर में अगर आप एक भी क्राइटेरिया फुलफिल कर जाते हैं, तो आप यहां के रेसिडेंट होंगे। ये देखो 365 days एंड लिखा हुआ है, ध्यान रखना, और नहीं है।
तो अगर आप 365 डेज और मोर थे पिछले 4 साल में, बट यहां पे 110 दिन थे, तो आप रेसिडेंट नहीं होगे, मगर क्योंकि आपने 182 दिन पूरे नहीं किए होंगे। हाउ टू डिटरमाइन द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया फॉर एन इंडियन सिटीजन बीइंग अ क्रू मेंबर। हमने पीछे क्या देखा था साहब? क्रू मेंबर लीविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस 182 दिन। अब इसको कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? अब इसके लिए एक्सप्लेनेशन 2 to सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्या होता है कि भैया अगर इंडिया से बाहर जा रहा है कोई जहाज, या इंडिया में आ रहा है कोई जहाज, ठीक है, सो इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ अ फॉरेन बाउंड शिप, जाने वाला, लीविंग इंडिया, द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया शैल इन रिस्पेक्ट टू सच वॉयज विल बी डिटरमाइंड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। प्रिस्क्राइब्ड मैनर क्या है, अभी हम आएंगे उसके ऊपर में। प्रिस्क्राइब्ड मैनर विल बी इन इनकम टैक्स रूल्स, इसीलिए रूल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। पार्डन मी। तो एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है कि किस तरीके से हम डेज को डिटरमाइन करेंगे और क्या एक्सक्लूजन होगा। सीबीडीटी का क्या है, नोटिफिकेशन है। क्या है? नोटिफिकेशन 70/2015, 2015 में आया था, 17/8/2015 को आया था। एक रूल इंसर्ट किया गया इनकम टैक्स रूल्स के अंदर में, रूल 126। क्या इंसर्ट किया गया? रूल 126। क्या बोलता है रूल? सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अ मेंबर ऑफ द क्रू, द पीरियड और पीरियड्स ऑफ स्टे इन इंडिया शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल वॉयज। एलिजिबल वॉयज को भी जेब में रखना, मैं एग्जांपल के टाइम पे समझाऊंगा। शुड नॉट इंक्लूड द पीरियड। कौन सा पीरियड? Periods to be excluded is period commencing from the date entered into the continuous discharge certificate in respect of joining the ship by the said individual for the eligible voyage। फिर ये वर्ड आ गया, अभी भी जेब में ही रखो इसको। And the period ending on the date entered into the continuous discharge certificate in respect of signing off। यानी शिप पे चढ़ते टाइम पे और शिप से उतरते टाइम पे, वो अगर इंडिया में जो स्टे होता है, वो शिप का जो स्टे होता है वो एक्सक्लूड किया जाएगा। यहां पे भी वही है, डेट ऑफ एंट्री एंड डेट ऑफ आउट एंड इन ऑफ विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब डीम्ड रेसिडेंस। डीम्ड रेसिडेंस क्या होता है? अभी भी एलिजिबल वॉयज जेब में रखना, एग्जांपल कराऊंगा मैं। इंडियन टैक्स लॉ recognizes specific category of individuals residents called deemed residents who have income exceeding 15 लाख। 15 लाख से ज्यादा है इनकम जिनकी, और वो इनकम फॉरेन सोर्सेस से नहीं, इंडियन सोर्सेस से आई है, अगर वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। इनकम थ्रेशोल्ड क्या है? 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। उसकी टैक्सेबिलिटी ड्यू टू हिज रेसिडेंस स्टेटस शुड नॉट बी लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री। और एग्जेम्पशन क्या मिलती है उसको सेक्शन 1 में? द डीम्ड रेसिडेंट स्टेटस विल नॉट अप्लाई if the individual is already classified in 6(1) of the Income Tax Act, which pertains to the residency based on the physical presence। चलिए साहब एग्जाम्पल समझते हैं। अब साहब मैं क्रू मेंबर बन के गया, और ना थाईलैंड बाउंड इंडियन शिप थी मेरी। इंडिया से, कोलकाता से पोर्ट से निकला मैं 16 मई 2024 को, और उसके बाद मैं चला गया थाईलैंड, वापस भी आया, तभी पढ़ा रहा हूं। सो कोलकाता पोर्ट से मैंने किया, 16 मई को गया। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स आई हैव टू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर सुशांत फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, and that is stay in India for previous 4 years was 400 days। लिखिए साहब, क्वेश्चन ये लिखेंगे, मिस्टर सुशांत इज एन इंडियन सिटीजन, मिस्टर सुशांत इज एन इंडियन सिटीजन and a member of a crew and a member of a crew of Thailand bound ship, Thailand bound ship engaged in the carriage of passengers in international traffic,
engaged in the carriage of engaged in the carriage of passengers in international traffic, departing from Kolkata port on 16th May 2024. साहब कॉपी करके भी लिख सकते हैं आप फटाफट. From the following details, for the previous year 2024-25, determine the residential status of Mr. Sushant. For assessment year 2025-26, 2025-26 ऐसे बोला जाता है. Assuming that his stay in India in the last 4 previous years preceding to previous year 24-25 is 400 days. It has been provided that the date entered into continuous discharge certificate in respect of joining the ship is 16th May 2024, and date entered into the continuous discharge certificate in respect of signing off the ship is 9th December 2024. Hope you have written it. नहीं तो फटाफट से कॉपी कीजिए. आंसर ये लिखा हुआ साहब, आइए पढ़ते हैं. As per the section 6 subsection 1 of the Income Tax Act, क्या बोलता है साहब? Mr. Sushant would have been a resident. If he would have stayed in India. पहला कंडीशन क्या था? For 182 days or more in the previous year. और ये ध्यान रखना, और लिखना, एंड मत लिख देना. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड और का जो महत्व होता है लॉ के अंदर में. एंड का अलग मतलब हो जाता है, और का मतलब अलग हो जाता है, ध्यान रखना. और would have stayed in India for 60 days or more in previous year and यहां पे प्लस मैंने लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में, and 365 days in previous 4 years. इससे एग्जामिनर के दिमाग में आएगा कि आपको सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 पता है. Immediately preceding the previous year. ये उसके बाद लिखेंगे साहब, in normal circumstances. अगर ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होता, मिस्टर सुशांत वुड हैव बीन अ रेसिडेंट बाय फुलफिलिंग द लेटर क्राइटेरिया मेंशन्ड अबव. यानी 400 दिन तो है ही है, और उसके बाद ये 60 दिन का जो मैंने क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर दिया. ठीक है साहब. हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन टू द अबव रूल. क्या एक्सेप्शन है साहब? As Mr. Sushant is a crew member of a foreign going ship. As Mr. Sushant is a crew member of foreign going ship, his stay shall exclude the 60 days and 365 days in previous 4 years criteria. And only the first criteria would be applicable, 182 days wala. Hence,
he would be a resident in India if he stayed in India for 182 days or more. आइए साहब नेक्स्ट पेज पे. अब नेक्स्ट स्टेप इज टू determine whether the voyage is an eligible voyage or not. अब वो eligible voyage जेब से निकालिए साहब. When a ship is engaged in carrying freight or passengers in international traffic, either starting the voyage from the port of India to a foreign port or starting from a foreign port to India port to an Indian port, ये होती है एलिजिबल वॉयज. तो हमारे केस में क्या है साहब? इन दिस केस वॉयज इज स्टार्टिंग फ्रॉम कोलकाता पोर्ट टू थाईलैंड पोर्ट, हेंस इट इज एन एलिजिबल वॉयज. सो दो हमने चीजें एग्जामिनर को बता दी कि भैया हमें पता है. ठीक है. कैलकुलेशन फॉर द नंबर ऑफ डेज उल्टे तरीके से कैलकुलेशन करेंगे. कैसे? पीरियड ऑफ स्टे इन द शिप हम निकालेंगे. तो हमारे पास क्या था साहब? कंटिन्यूस डिस्चार्ज. ज्वाइनिंग द शिप वाज 16th May और डेट एंटर्ड इनटू कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ द शिप वाज 9th December. तो कितने दिन हो गए? 16/5 से 9 दिसंबर तक 208 डेज. 208 डेज कैसे? 16 दिन आपके हो गए मई के, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 9 दिसंबर. देखो मैंने इसके अंदर में 16 दिन लिए हैं, यानी डेट ऑफ डिपार्चर एंड डेट ऑफ अराइवल दोनों ले लिया मैंने. Hence the stay in India is 365 minus 208, which is 157 days. But stay in India for the ship, not for Mr. Sushant. ध्यान रखना. As 208 days is for the ship. So सुशांत के लिए नंबर ऑफ डेज क्या हो गया? 157 days. Sorry, pardon me. Hence the stay in India for Sushant is 365 days minus 208 days, 157 days. 208 days का जो स्टे होगा वो होगा फॉर द शिप. अगर वो कलकत्ते से निकल के आगे पोर्ट होते हुए, केरला होते हुए, घूमते घुमाते थाईलैंड जा रहा है तब भी. As this is less than the required days of 182 days or more, 157 days is less than 182 days, Mr. Sushant will be considered as non-resident for assessment year 2025-26 or previous year 2024-25. ठीक है साहब, समझ में आ गया हमको यहां तक? वो जो 182 डेज का क्राइटेरिया मैंने बोला था. डीम्ड रेसिडेंस के अंदर में हम वापस चलते हैं साहब. टैक्स लॉज, द वर्ड लायबल टू टैक्स criteria considers the tax laws of other countries where the individual may have a residence or domicile. याद किए साहब, मैंने अभी आपको वो पढ़ाया था डीम्ड रेसिडेंस का. तो मैंने ये जो एग्जांपल है, पहले मैंने सोचा कि आपको बेटर क्लैरिटी दे दूं, उसके बाद में डीम्ड रेसिडेंस में होगा. सिटीजनशिप, ओनली इंडियन सिटीजन्स कैन बी डीम्ड रेसिडेंस. कौन से रेसिडेंट्स कौन हो सकते हैं? ओनली इंडियन सिटीजन can be deemed resident. An individual who is an Indian citizen, not an Indian citizen, but a person of Indian origin, वही बाप दादा, undivided India, cannot be a deemed resident under section 6 subsection 1A. deemed resident का section है section 6 1A. अप्रोच क्या होनी चाहिए साहब? stay in India is not necessary to being a deemed resident under section 6 1A. मतलब 15 लाख का क्राइटेरिया आपके लिए लागू है. अब आप इसके अंदर में रेसिडेंट बन जाओगे, वो 182 डेज और 120 दिन वाला. आइए साहब चलते हैं रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के अंदर में.
applicable only to individuals and Hindu undivided families, not to any others. This classification is distinct from regular residents and carries implication of tax liability. आएंगे जब मैं स्कोप ऑफ इनकम इन दी रेजिडेंट ड्यू टू रेजिडेंशियल स्टेटस कराऊंगा. क्या होगा साहब? कंडीशंस सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के अंदर में आते हैं. इफ such individual has been non-resident in India in any 9 out of 10 previous years preceding the relevant previous year, मतलब 2024-25 है, उसके 9 सालों के अंदर में एक बार भी रेसिडेंट नहीं रहा, नॉन रेसिडेंट बन गया, तो वो इस कैटेगरी के अंदर में फॉल कर जाएगा. ड्यूरिंग द 7 previous years preceding the relevant previous year, हमारा याद है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट में क्या था? 4 साल 365 दिन. यहां पे 7 साल एंड 729 डेज और लेस अगर होता है, 729 डेज और लेस से कम होता है, तो वो इस कैटेगरी में फॉल कर जाएगा. इंडिविजुअल इज एन इंडियन सिटीजन हु इज डीम्ड टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया. तो डीम्ड सिटीजन इज अ रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. ही कैन नॉट बी अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. इससे हमारे को ये पता लगता है. इंडियन सिटीजन हैविंग अ टोटल इनकम, वही 15 लाख वाली, हैज बीन इन इंडिया फॉर 182 days or more but less than 120 days or more but less than 180 days in the previous year. याद करिए. ठीक है साहब. रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. साहब इंडिविजुअल्स के लिए यहीं तक था. आगे बात करेंगे हम HUF की अपने अगले सेशन के अंदर में. थैंक यू क्लास. फॉर नोट्स please contact this email ID. You may also call me for any query. Thank you so much. Bye.